नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों लक्षद्वीप चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मैं आज के विश्लेषण में आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वो ये है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के कारण लक्षद्वीप विकास से कैसे दूर रह गया। तुष्टीकरण की नीति के कारण लक्षद्वीप अब हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों के उनकी जनसंख्या लगभग जो है ना के बराबर है। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। दरअसल केरल के वामपंथी नेताओं और कांग्रेसी जो वहाँ हैं और जिहादी जमातों ने लक्षद्वीप बचाओ का एक अभियान छेड़ रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस लक्षद्वीप बचाओ अभियान की आड़ में लक्षद्वीप बचाने का कम लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ को कायम रखने और इसके प्रभुत्व को बढ़ाने में ज़्यादा केंद्रित है। यह लक्षद्वीप बचाओ ठीक वैसे ही है जैसे हमें चाहिए आज़ादी, तुम्हें चाहिए आज़ादी, हम सबको क्या चाहिए आज़ादी। अरे मूर्खों, जिहादियों, बेवकूफ़ों, आज़ाद देश में तुम्हें आज़ादी चाहिए। ठीक ऐसे ही लक्षद्वीप बचाओ अभियान है। कैसे? अब मैं ये चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ सवाल हैं जो कि मेरे मन में है और अवश्य ही आपके मन में भी होगा कि क्या मोदी सरकार या बीजेपी एजेंडा चलाना चाहती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। यह इंडिया के मैप में यदि आप देखें, गूगल में सर्च मारें तो यह अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप नाम दिया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, प्रशासक हैं, प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कुछ प्रशासनिक बदलाव किए हैं जिसकी वजह से यह कोहराम मचा हुआ है कि लक्षद्वीप को बचाओ। अब आइए जो सवाल है उसके संदर्भ में कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण लक्षद्वीप के विकास में बाधक है। साथ में यह भी चर्चा करूंगा कि लक्षद्वीप के जो शासक प्रशासक हैं वहां के प्रफुल्ल पटेल, वो क्या वाकई में मनमानी कर रहे हैं? क्या स्थानीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या जो कानून लाए गए हैं अभी अभी उसकी आवश्यकता है? और यदि है तो कितना है और किस रूप और स्वरूप में है? इसके साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि अल्पसंख्यक जिहादियों के लिए यह कानून जो कि इसी वर्ष 28 मार्च 2021 का नोटिफिकेशन है, यह एक बहुत बड़ा झटका है। कैसे? जो माहौल बना हुआ है, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक कट्टरपंथी जो हैं मुस्लिमों के शरिया कानून से बचाने के लिए वहां जो केंद्र शासक हैं वो यदि ये लक्षद्वीप के माहौल में परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं तो फिर वामपंथी जिहादियों और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने वालों जो टुकड़े टुकड़े जमात हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका और जो कि असहनीय है, होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रफुल्ल पटेल कौन है, क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लक्षद्वीप जो है कोई राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रशासक के रूप में प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति
पिछले साल 2020 में दिसंबर के महीने में हुई थी। और ये जो अभी हाय तौबा मचा हुआ है, लक्षद्वीप बचाओ लक्षद्वीप बचाओ, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ के प्रशासक के द्वारा 28 मार्च को, उसको लेकर के है। अब प्रफुल्ल पटेल जो हैं, इससे पहले गुजरात में मोदी सरकार के वक्त गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो लक्षद्वीप के प्रशासक बनने से पहले वह दादर नगर हवेली, दमन दीव, जो कि भारत का ही द्वीप है, उसके भी प्रशासक रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है उस नोटिफिकेशन में, उस एडमिनिस्ट्रेशन जो बदलाव लाए गए हैं, उसे बदलाव जो किए गए हैं, ऐसा क्या है कि ये जो जिहादी जमात है, अल्पसंख्यक की नौटंकी करने वाले हैं, वो बिल से बाहर निकलकर जो सांप छछूंदरबाज हैं, जो सपोले हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। जो बदलाव किए गए हैं उस नोटिफिकेशन में कि वहां पर बीफ बैन किया गया है, तो इसके एवज में कहा जा रहा है कि स्थानीय कल्चर को नष्ट किया जा रहा है। अरे जिहादियों और इसके सपोर्ट करने वाले खैराती पत्रकारों और इसके जो विशेषज्ञ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का कल्चर गाय को बचाने का है। गाय को मां मानता है भारतीय संस्कृति, अब मानता है और आगे भी रहेगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, यह पूरे भारत में नहीं, किसी किसी राज्य में लागू हैं, तो यह कोई नए विषय नहीं है। तो जो बेतुका तर्क दिए जा रहे हैं वह भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इनका तर्क क्या है कि वहां मांग नहीं की गई है और वहां पे आबादी जो है 98% मुसलमानों की है। तो तुम्हारी आबादी 98% हो गई तो क्या तुम्हारे लिए शरिया कानून ला देगा? अदालत कानून को खत्म कर दिया जाए क्या? भारत से उसको काट के अलग कर दिया जाए क्या? क्या तुम्हें अपना एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान की तरह? क्योंकि तुम वहां पर तो 98% हो गए हैं। अब तुम्हारी आबादी के अनुसार जो है तुम्हारे लिए कानून चाहिए होगा। इसके अलावा वहां पे शराबबंदी जो थी वहां पहले, वो हटाई गई है। और सरकार का तर्क है, प्रफुल्ल पटेल का, कि इससे मालदीव जो एक देश के रूप में, वह भी एक द्वीप समूह के रूप में है, वह लक्षद्वीप से बिल्कुल नीचे साउथ में है। वहां पर्यटन है, पर्यटन ही वहां उसका मुख्य अर्थव्यवस्था का सोर्स है, आधार है, जबकि वह द्वीप समूह है। और वही प्राकृतिक बनावट, वही सुंदरता लक्षद्वीप में है, लेकिन वह पर्यटन के रूप में विकसित हो गया और लक्षद्वीप अभी भी अविकसित रह गया। यदि शराब पाबंदी हटाने से विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक यदि आकर्षित होते हैं तो पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा, सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इसे तो अपने धर्म के अनुसार कानून चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बढ़ गई है। तो क्या इनके धर्म के अनुसार देश चलेगा? वैसे भी इनकी प्राथमिकता जो होती है इन जिहादियों की, काफिरों की हत्या होती है, तो इसकी भी इजाजत दे दी जाए क्या? शरिया कानून लागू कर दिया जाए क्या? इसके अलावा वहां पर एक गुंडा एक्ट लाया गया है। लोगों में जो है इसके प्रति भी खौफ फैलाने का कोशिश किया जा रहा है कि क्राइम रेट वहां पे कम है। इन सांप छछूंदर बाजों जो फर्जी विशेषज्ञ हैं, उनकी बातों को जरा आप समझें कि क्राइम रेट कम है तो इसकी जरूरत क्या है? तो क्या क्राइम होने का इंतजार किया जाए और बाद में कहा जाए कि कानून तो है नहीं तो सजा दी नहीं जा सकती? क्या वहां पे रेप होने दिया जाए, रेप का इंतजार किया जाए? क्या वहां पे मर्डर का इंतजार किया जाए? क्या वहां पे किडनैप का, एक्सटॉर्शन का इंतजार किया जाए? तब कानून बनेगा।
ये तर्क भी मेरे समझ से परे है। हाँ, इसमें एक बात जो है उस पर मेरा भी ऑब्जेक्शन है कि इस गुंडा एक्ट के तहत 1 साल जेल में रखने का अधिकार दिया गया है जिस पे आरोप रहेगा। तो यह बात मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं संविधान में ऐसा उल्लेख है कि आप कोई जो पुलिस जो है वह 3 महीने तक कस्टडी में रख सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो यदि यह मामला कोर्ट में भी जाएगा तो यह सस्टेन नहीं कर पाएगा। खैर, इस जो कानूनी दाव पेच है उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि यह कानूनी पक्ष है। हो सकता है काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, सेक्शन में सब सेक्शन होते हैं, तो हो सकता है ऐसा हो। दूसरा बात, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2021 लाया गया है। इसके लिए भी वह जो है आरोप प्रत्यारोप, इसमें भी आपत्ति है। तो क्या लक्षद्वीप को डेवलपमेंट से दूर रखा जाए? दिक्कत क्या है, क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? यह तो भारत के मुख्य भूमि में हर प्रदेश में, हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे दिल्ली में डीडीए है, दिल्ली में डीडीए है, लखनऊ में एलडीए है, गाजियाबाद में जेडीए है। ये अथॉरिटी है। इसके लिए हर राज्य के पास एक अपना डेवलपमेंट मॉडल होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी यह तय करती है कि इस क्षेत्र में कैसे क्या बनाना है। तो इस काम को लेकर के भी धर्म के और स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। क्या किसी क्षेत्र का विकास होता है तो क्या संस्कृति पे आघात किया जाता है, स्थानीय संस्कृति को नष्ट किया जाता है? इससे लक्षद्वीप को इस चीज को लाया जा रहा है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो इसमें विरोध क्यों? लाख टके की सवाल ये है कि क्या वहां विकास से दूर रखने की रणनीति है? चूंकि अरब सागर, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा के ख्याल से बहुत महत्व रखता भी है, और इसे यदि डेवलप किया जाए सही तरीके से तो सिंगापुर, हांगकांग से कम नहीं बनेगा ये। लेकिन यह डेवलपमेंट जो है, जो एंटी नेशनल जो जिहादी हैं उनके लिए सही नहीं लग रहा है, इसलिए बौखलाहट है। देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए, इस एरिया को अनडेवलप रखने के लिए पुरजोर जिहादी ये कोशिश कर रहे हैं। केरल किस तरह से वामपंथी और जिहादियों से ग्रस्त है यह सभी जानते हैं। चरमपंथियों की करतूत से हिंदू ट्रस्ट है। अब यह एक्टिविटी लक्षद्वीप में भी ना हो, इसलिए ऐसा माहौल में, इस तरह के माहौल में एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट सरकार पास करती है, ऐसी कानून लाती है। तो ये फर्जी विशेषज्ञ, जिहादी मीडिया, खैराती पत्रकार और जिहादी जमात कहना शुरू कर देते हैं कि क्राइम रेट कम है तो इसमें कानून की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क अपने आप में मिसाल है इन फर्जी पत्रकार, फर्जी विशेषज्ञों के लिए।